जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट 28 मार्च को क्लास 12 का ज्योग्राफी का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी के टॉप से 40 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे चुके हैं और आने वाले ये जो बोर्ड एग्जाम दोस्तों इसमें भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता दोस्तों, लेकिन दोस्तों आप अपना कम दिन में 2 से 3 दिन में क्या पढ़ रहे हैं ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, यदि बात करें ज्योग्राफी से, तो ज्योग्राफी से टोटल आपको 22 चैप्टर पढ़ना था और 22 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो में कवर करा दिया है। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जोड़ देखिएगा। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते। दोस्तों, आपके पास टाइम बहुत कम है। दोस्तों, यदि आप क्वेश्चन को पढ़े रहिएगा तो आप आसानी से वहां पे टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम हॉल में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते हैं जो क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को पढ़े रहते हैं। दोस्तों, यदि आप क्वेश्चन को नहीं पढ़े रहेगा और वहां पे क्वेश्चन पूछ देता है तो लगने लगता है पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ गया। इसलिए दोस्तों, यदि आप क्वेश्चन को पढ़े रहेगा तो आपको वहां पे अनुमान हो जाता है कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो वही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यदि आप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूँ। और दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में क्लास 12 के फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दिया गया? आने को ये मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है, ये जो परिभाषा है वो कौन सा भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों, ये जो परिभाषा है वो फ्रेडरिक रेजेल के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, फ्रेडरिक रेजेल। फ्रेंड, मैं यहाँ पे क ख ग घ लिखा हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को एबीसीडी बोलूंगा तो आप लोग समझ आइएगा। दोस्तों, ये जो फ्रेडरिक रेजेल है फ्रेंड, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों, ये जो फ्रेडरिक रेजेल है ये जर्मन के रहने वाले थे। ठीक है, और इन्हें जो फ्रेडरिक रेजेल को जो है वो निश्चयवाद का जनक भी कहा जाता था। तो कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो नियतिवाद या फिर निश्चयवाद है इसका जनक किसे कहा जाता? तो फ्रेडरिक रेजेल को। ठीक है, नंबर 2 में देखिए कि नवनिश्चयवाद की संकल्पना किनके द्वारा प्रस्तुत की गई? आने को ये जो नवनिश्चयवाद संकल्पना है इसका जो प्रतिपादन है वो कौन सा भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, ये नवनिश्चयवाद है वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ये राइट आंसर होगा, ग्रिफिथ टेलर। ये कहाँ के रहने वाले फ्रेंड? तो इनका जो ये रहने वाले थे अमेरिका के, और इन्हें दोस्तों संभववाद का नवनिश्चयवाद का इन्हें जनक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 3 में देखिए कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? आने को बताना है ये जो जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो विश्व का जो है वो दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? तो दोस्तों, विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश की बात करें तो सबसे बड़ा जो देश है वो चीन है। ठीक है, और यदि दूसरा स्थान पर बात करें तो दूसरा स्थान पर जो है वो हमारा भारत है। ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा भारत। जी दोस्तों, भारत जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। और दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है, और हमारा भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है। नियम 4 में देखिए कि किस विद्वान ने अपने सिद्धांत में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी? यानी आपको ये जो कौन सा विद्वान के द्वारा ये जो कथन है वो कहा गया था? तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर है वो थॉमस माल्थस के द्वारा कहा गया था। जी हाँ दोस्तों, थॉमस माल्थस ने ही कहा था कि खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, नियम 5 में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं? आने को इनमें से कौन सा क्षेत्र में जो है वो जनसंख्या जो है वो कम नहीं निवास करते, यानी अधिक निवास करते? तो दोस्तों, ये जो आटाकामा यहाँ पे काफी ज्यादा जनसंख्या कम निवास करते। ये जो मध्य रेखीय प्रदेश है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो काफी ज्यादा गर्मी होता है जिसके कारण जनसंख्या काफी ज्यादा कम निवास करती है। और ये जो दोस्तों ध्रुवीय प्रदेश है यहाँ पे भी जनसंख्या काफी ज्यादा ठंडा होता है जिसके कारण जनसंख्या कम निवास करती है। और ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया है यहाँ पे जनसंख्या जो है थोड़ा अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। नियम 6 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक का उदाहरण नहीं है? हमें आपको इनमें से कौन सा जो है वो प्रतिकर्ष कारक का उदाहरण नहीं? दोस्तों, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। दोस्तों, अपकर्ष के अंतर्गत जो आता है वो जनसंख्या जो है आकर्षित होकर के आते हैं, और प्रतिकर्ष में जो है वो जनसंख्या मजबूरी में, कोई भी व्यक्ति अपने घर को मजबूरी में छोड़ता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रतिकर्ष कारक नहीं है, यानी तो यहाँ पे अपकर्ष पूछा। दोस्तों, बेरोजगारी होगा तो ये प्रतिकर्ष कारक का अंतर्गत है, क्योंकि दोस्तों कोई भी देश में बेरोजगारी आता है तो वहाँ पे जो लोग हैं वो मजबूरी में घर को छोड़ते हैं। शैक्षिक सुविधा अच्छा नहीं होगा, शैक्षणिक सुविधाएं, शिक्षा सुविधा अच्छा नहीं होगा तो आप मजबूरी में छोड़ेंगे। चिकित्सा की अच्छी से यानी मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी तो मजबूरी में घर छोड़ेंगे। लेकिन ये जो दोस्तों जलवायु जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो जलवायु जो है वो प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 है जो कि काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लोगों को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं? आने इनमें से कौन सा आयु वर्ग के लोगों को जो है वो कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ग के आयु लोगों को जो है वो कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है, क्योंकि यही जो उम्र है यही इसी उम्र में जो दोस्तों अधिक लोग जो है वो कार्यशील काम करते हैं। तो 15 से 59 आयु वर्ग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 में देखिए
कि भारत में साक्षरता दर निर्धारण हेतु कितने वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या को शामिल किया जाता है ना। ये भारत में जो साक्षरता दर है, कोई भी व्यक्ति कब साक्षर कहलाता है वो आपको बताना कितना वर्ष हो जाएगा तो उसको साक्षर समझा जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा 7 वर्ष। यहाँ तो भारत के अनुसार देखा जाए तो 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक का वो व्यक्ति जो लिखना पढ़ना जानता है उससे साक्षर समझा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा 7 वर्ष। नेक्स्ट 9 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। इनमें से कौन सा देश का लिंगानुपात जो है वो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या सबसे अधिक है वो आपको बताना है। दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करें तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वो लाटविया का है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा लाटविया। और यदि बात करें कि सबसे कम लिंगानुपात कौन सा देश का है तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वो संयुक्त अरब अमीरात का है। ठीक है, और भारत का लिंगानुपात कितना फ्रेंड आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है कि जो भारत का औसत लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, आपको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। नहीं 10 में देखिए कि मानव विकास की अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये जो मानव विकास की अवधारणा जो है ये कौन सा अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों ये जो मानव विकास की अवधारणा है ये डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होगा डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, नेक्स्ट 11 में कि 1990 ईस्वी में कौन सा संगठन मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। इनमें से कौन सा जो है वो मानव विकास जो है 1990 में प्रकाशित कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन दोस्तों सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 12 में देखा फ्रेंड कि विश्व में किस देश द्वारा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GNH को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया गया। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर है वो जो ऑप्शन सी भूटान। जी तो भूटान को घोषित किया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला 25 में 13 में देखा जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। ये मानव विकास सूचकांक के अनुसार जो है वो 2020 में जो है भारत का कौन सा स्थान था। तो 2020 में जो है भारत का 131वां स्थान था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा 131वां स्थान। और यदि बात करें सबसे अधिक कौन सा देश का था तो दोस्तों सबसे अधिक जो फ्रेंड वो नॉर्वे का था। ठीक है, और यदि भारत में बात करें तो भारत में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश राज्य कौन सा है तो केरल। 14 में कि इनमें से कौन प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों 14 का जो राइट आंसर है वो जो है खनन। जी दोस्तों खनन जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 में देखिए फ्रेंड कि आदिकालीन निर्वाह कृषि को इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है। जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है इसको इंडोनेशिया में जो है वो कौन सा नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इंडोनेशिया में जो है वो लंदांग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 16 में देखिए कि कौन सी कृषि प्रणाली भारत में यूरोपीय लोगों द्वारा शुरू किया गया था। इनमें से कौन सा कृषि प्रणाली जो है वो भारत में जो है वो यूरोप देश के द्वारा स्टार्ट किया गया था वो आपको बताएं। दोस्तों क्वेश्चन में 16 का जो राइट आंसर है वो रोपन कृषि प्रणाली। जी दोस्तों रोपन कृषि प्रणाली जो है वो भारत में जो है वो यूरोपीय लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा रोपन कृषि। ठीक है, नेक्स्ट 17 में देखिए कि अंगूर की कृषि किस क्षेत्र में की विशेषता है। ये अंगूर की कृषि है वो कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कौन सा क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। दोस्तों जो अंगूर की खेती है वो हमेशा भूमध्य सागरीय के अंतर्गत किया जाता है, भूमध्य सागर समुद्र के किनारे किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ठीक है, अगला 18 में देखिए कि कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। इनमें से कौन सा देश जो है पुष्प उत्पादन में जो है सो सबसे विशिष्टीकरण अधिक सबसे उत्पादन करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो होगा नीदरलैंड। जी दोस्तों नीदरलैंड जो है वो पुष्प उत्पादन में जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 में देखिए कि सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है। ये जो सामूहिक कृषि है इसको जो है सोवियत संघ में है वो कौन से नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सामूहिक कृषि को जो है वो सोवियत संघ में जो फ्रेंड्स कोल खोज के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा कोल खोज। अलग 20 में ये कि फूलों की कृषि को क्या कहते हैं। ये जो फूलों की कृषि किया जाता है उसको क्या कहते हैं। दोस्तों फूलों की कृषि जो फ्रेंड वो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्लोरिकल्चर। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, 21 में निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। इनमें से कौन सा कृषि जो फसल जो है वो रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर जो 21 के हो जाएगा गेहूं। जी दोस्तों गेहूं जो फ्रेंड वो खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा गेहूं। जी दोस्तों गेहूं जो है वो रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट 22 में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो एकल कृषि का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों मिश्रित कृषि जो है वो एकल कृषि का उदाहरण नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि। अगला 23 में दिया गया कि विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये जो विनिर्माण है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों विनिर्माण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मशीनों से बनाना। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मशीनों से बनाना ही विनिर्माण कहलाता है। नेक्स्ट 24 में देखिए कि किस प्रकार के उद्योग सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इनमें कौन सा जो उद्योग जो है जिससे प्रदूषण नहीं फैलता है। तो दोस्तों ये जो स्वच्छ उद्योग है ये स्वच्छ उद्योग जो है इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा स्वच्छंदन उद्योग। नेक्स्ट 25 में कि कौन सा उद्योग
निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, इनमें से कौन सा उद्योग जो है वो निर्माण की सबसे छोटी इकाई है? तो सबसे छोटी जो इकाई है वो कुटीर उद्योग होता है। तो ऑप्शन ये सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, कुटीर उद्योग। जी तो कुटीर उद्योग जो है वो घर के लोगों के द्वारा ही किया जाता है, इसमें कार्यरत होता है। ठीक है, नंबर 26 में है कि जर्मनी का रूर क्षेत्रीय किस लिए प्रसिद्ध है? ये जो जर्मनी का रूर क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये जो जर्मनी का रूल है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, कोयला। दोस्तों यदि बात करें कि भारत का जो रूर प्रदेश है वो किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का जो रूर प्रदेश है फ्रेंड वो झारखंड को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 27 दिया है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में जो है वो उत्पादन का जो स्वामित्व होता है वो व्यक्ति का होता है ना? इनमें से कौन सा अर्थव्यवस्था में जो है वो स्वामित्व सिर्फ कोई एक व्यक्ति के अंतर्गत होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जी तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है वो उत्पादन का जो स्वामित्व है किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत होता है। ये जो मिश्रित है इसमें सरकार और किसी निजी व्यक्ति दोनों का होता है। ये जो समाजवादी है इसमें सिर्फ सरकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट 28 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो लौह इस्पात उद्योग और पीटर्सबर्ग। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 29 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? इनमें से कौन सा उद्योग जो है वो अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल उत्पादन करता है? तो दोस्तों आधारभूत उद्योग जो है वो अन्य उद्योग के लिए जो है वो कच्चे माल उत्पादन करता है। तो ऑप्शन ग यहाँ पे राइट आंसर होगा, आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट 30 में देखिए कि किस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है? दोस्तों किस, तो इनमें से 30 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। जी हाँ, तो लौह इस्पात उद्योग को जो है वो आधारभूत उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 31 में देखिए कि किस क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है? इनमें से कौन सा क्षेत्र को जो है वो जंग का कटोरा के नाम से कहा जाता है? दोस्तों 31 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ये पीटर्सबर्ग क्षेत्र। जी हाँ, तो पीटर्सबर्ग क्षेत्र जो है वो जंग का कटोरा कहा जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 32 में दिया है कि पंपास क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? तो दोस्तों ये जो पंपास का संबंध है वो किससे है? तो पंपास का जो संबंध है फ्रेंड वो गेहूं से है। ठीक है, तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गेहूं। नेक्स्ट 33 में दिया है कि नगरीय क्षेत्र कहलाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्य में संलग्न होनी चाहिए ना? इनमें से कोई भी क्षेत्र को यदि नगरीय क्षेत्र कहा जाएगा तो कितना जनसंख्या जो फ्रेंड वहाँ का जो जनसंख्या कितना प्रतिशत वो सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत नहीं होनी चाहिए। तो 75% जो फ्रेंड वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कार्यरत नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जो जनसंख्या ये द्वितीय तथा तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत कार्यरत होने चाहिए। ठीक है, लेकिन 34 में देखें कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है? इनमें से कौन सा जो है वो सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है? तो 34 का जो राइट आंसर जेरूसलम। तो जेरूसलम जो है वो एक सांस्कृतिक नगर का उदाहरण। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा जेरूसलम। नेक्स्ट 35 में देखें कि इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा का अर्थ है, यानी ये इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा जो है वो नया पुष्प अर्थ होता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा नया पुष्प। नेक्स्ट 36 में देखिए कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन है? आपके आने पर जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो नगर है फ्रेंड वो टोक्यो है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा टोक्यो, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा टोक्यो। जी हाँ दोस्तों, ये जो टोक्यो है फ्रेंड ये ब्राजील की राजधानी है। नेक्स्ट 38 में दिया गया कि संघर्ष शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों ये जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम जो फ्रेंड वो पैट्रिक गैडिज के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा पैट्रिक गैडिज। नेक्स्ट 39 में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? बता रहे इनमें से कौन सा क्षेत्र जो ग्रामीण बस्तियों के लिए जो है वो सबसे अधिक वहाँ के लोग कार्य करते हैं? तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र जो है वो ग्रामीण बस्ती में जो है सबसे अधिक किया जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा प्राथमिक। नेक्स्ट 40 में जो कि काफी भी एक वजह कि मिलियन सिटी के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? कोई भी सिटी को जो है वो मिलियन सिटी कब कहलाएगा, उसकी जनसंख्या कितनी होगी तो मिलियन सिटी कहलाएगा। तो दोस्तों 10 लाख से जब जनसंख्या अधिक हो जाता है तो उसे मिलियन सिटी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा 10 लाख से अधिक। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना है दोस्तों। इस तरह और भी हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का और हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिया गया है। और जिन और भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए इस तरह और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लाते रहूंगा। ठीक है।